नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से, बढ़िया से, शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हमारी पहली मुलाकात हो चुकी, उसमें हमने केवल क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज मैं क्वेश्चंस तो सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में कुछ जो आपके मन में डाउट्स होते हैं, आपके मन में क्या है, वो हर एस्पायरेंट के मन में, चाहे वो फ्रेशर हो, और खास करके फ्रेशर्स, डाउट तो सबके मन में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डाउट जो है वो एक फ्रेशर के मन में होता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, लेवल क्या है, और नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, कितने क्वेश्चंस कहते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो हमारे पास आते भी रहते हैं। तो उन सब पे आज चर्चा करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं। जो आपके मन में एक साधारण सा डाउट होता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो अगर आप देखो तो टोटल नंबर जो है, टोटल मार्क्स जो होते हैं 300 के होते हैं। और जनरली मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में अगर आप माइनस मार्किंग की बात करो, नेगेटिव मार्किंग की बात करो, तो वो 0.25 ही होता है। 0.25 किसी में भी माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग होता है। और अगर जीके किसके हम एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो आपको जब आप रिटन एग्जाम्स के लिए जाते हो तो जीके 38 यानी कि 76 नंबर का होता है। वो एक क्वेश्चन जो होता है पर क्वेश्चन 2 नंबर्स के होते हैं। फिर हिंदी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 37 है और आपको नंबर उसमें मिलते हैं 74। मैंने कहा ना कि पर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर्स का होता है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 37 हैं और टोटल मार्क्स 74। वैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 हैं और मार्क्स आपको मिलेंगे 76। इस तरह अगर आप देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 हो जाता है और मार्क्स जो हैं, टोटल मार्क्स मेरे भाई वो हो जाते हैं 300। आपको इसके पैटर्न पे समझना होगा, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है। तो रीजनिंग से जुड़ी चीजें मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे देखो, कुछ टॉपिक का मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, रुक जाओ। अगर मैं कुछ टॉपिक की बात करूं, जैसे एनालॉजी, कोई एनालॉजी कहता है, कोई एनालॉगी कहता है। हिंदी में इसे कहते हैं समरूपता। हिंदी में क्या कहते हैं? समरूपता। फिर ये कुछ चुनिंदा टॉपिक का जो मैं नाम लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं इसका नाम क्यों लिख रहा हूं। क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। इसके अलावा हिडन नंबर, जो आपको कई जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लिखा दिख जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लिखा दिख जाएगा। ये 3 टॉपिक लिखने के पीछे मेरा जो मेन एम है, उद्देश्य है, वो ये है कि इनकी कोई भी दुनिया में गारंटी नहीं ले सकता कि वो पूरा का पूरा सही कर लेगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी फिक्स पैटर्न होता ही नहीं है। कोई भी फिक्स पैटर्न अगर नहीं होगा, जैसे यहां कुछ भी दे सकता है। अब देखो, कोई ऐसा दुनिया का व्यक्ति नहीं है जिसे सारी चीजें आती हो। सारी चीजें 2 ही लोगों को आती है, एक भगवान को, दूसरे रजनीकांत को। तो ना तो हम भगवान हैं, ना हम रजनीकांत हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, बहुत अच्छे से समझो, तब आपको इस टॉपिक का महत्व समझ में आएगा। भारत, दिल्ली, एनालॉगी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। समानुपात, अब दे दिया बुरुंडी। बहुत सारे, दिल पे हाथ रख के बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, एस्पायरेंट ऐसे होंगे जिन्हें यह भी नहीं पता होगा कि बुरुंडी एक देश है। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं जब मेरा मेंस था, तो जब आप मेंस देने जाते हो, खास करके बैंकिंग का, तो आपको सारे जो मतलब कि कैपिटल होते हैं, करेंसीज होते हैं, जहां आपके राष्ट्राध्यक्ष जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाते हैं, तो उनके कैपिटल, करेंसी, उनके राष्ट्राध्यक्ष को याद करना होता है आपको। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में एक एस्पायरेंट का काम तो बहुत ही बढ़ा दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे देश गए जिसका नाम हमने पहली बार सुना था।
तो अगर देखो वो ना गए होते तो मुझे ना पता होता, हम ना कर पाते। एनालॉगी क्लासिफिकेशन में वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ सकता है, कहीं से भी, मतलब कहीं से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, स्टैटिक्स से, नंबर्स भी हो सकते हैं। हालांकि नंबर एनालॉगी इन कंपैरिजन टू सिमेंटिक या फिर जो वर्ड एनालॉगी होते हैं, आसान होता है नंबर एनालॉगी, क्योंकि वहां दिमाग लगा सकते हो। अब यहाँ पे मेरे भाई या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा, आएगा तो कर ले जाओगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। इसकी क्या होती है, प्रैक्टिस। वैसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आदमी को बेहतर बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा बेहतर होते जाओगे। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मैं इसकी खुद गारंटी नहीं ले सकता भाई कि मैं सही कर सकता हूं इसके, कहीं से कुछ भी उठा के पूछ सकता है, सब कुछ थोड़ी आता है भाई, मैं भगवान और रजनीकांत थोड़ी हूं, कोई नहीं है। तो हम सब क्या है, इसके लिए जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा बेहतर होंगे। हाँ, लेकिन कुछ आपके लिए प्लस पॉइंट है जहां आप नंबर ज्यादा गेन कर सकते हो। जैसे आप नंबर सीरीज है वहां पे कर सकते हो, नंबर सीरीज है और सिलॉक्स है। हालांकि कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन ये आपको नंबर दिलाता है, ये आपको नंबर दिलाता है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग एंड सीक्वेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहा जाता है पूरा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीटिंग। ये टॉपिक ऐसे हैं ना जो आपको अच्छा खासा नंबर दिलवाएंगे, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अच्छा खासा नंबर दिलवाएंगे। अब इसके अलावा ये सारे टॉपिक और कुछ टॉपिक में, हालांकि अभी ऐसा नहीं कि इसमें इतने ही टॉपिक हैं, इसमें मेरे भाई नॉन वर्बल वाले पार्ट भी होंगे, फिगर काउंटिंग होगा, डाइस होगा, क्यूब होगा, क्लॉक है, कैलेंडर है, बहुत सारे, लेकिन वो एक एक नंबर के आते हैं। ये सब आपको ना अच्छे खासे 2 नंबर 3 नंबर के आगे आपको नंबर दिलवा सकते हैं। तो नंबर गेन करने के लिए आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना होगा, और वो टॉपिक जो प्रैक्टिस वाले हैं उनको भी करना होगा। अब यहां पे चाहे नंबर सीरीज की बात करो, अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज में भी दो तरह के होते हैं, एक होती है नॉर्मल सीरीज, एक होती है नॉर्मल सीरीज, और एक होती है फ्रॉग सीरीज। एक होती है नॉर्मल सीरीज और एक होती है फ्रॉग सीरीज। दो तरह की सीरीज होती है। नॉर्मल सीरीज वो होती है जिसमें नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। तो जैसे नंबर अगर धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं तो या तो क्या वो जुड़ेगा ही, और अगर कम हो रहे होंगे तो वो घटेगा यानी सबट्रैक्ट होगा। लेकिन नंबर जब अचानक बढ़ जाए, जैसे मेढक छलांग लगाता है ना, इसलिए उसको फ्रॉग सीरीज कहते हैं। तो जब नंबर अचानक से बढ़ जाए तो वह फ्रॉग सीरीज होती है। और नंबर कैसे अचानक से बढ़ सकते हैं, जैसे देखो 20 में अगर मैं 20 जोड़ता हूं तो वह 40 हो जाता है, लेकिन यही जब मैं 20 में 20 से गुणा करता हूं तो 400 हो जाता है। डिजिट तो हमने वही लिया, डिजिट तो सेम है, लेकिन इतना अंतर आ गया। समझ गए? जल्दी बताओ। ये पानी की बोतल मुझे दे के गया, ये खुलता कैसे है, पहले मैं तो ये सोच के परेशान हूँ। पानी की बोतल बताओ, मैं खोल नहीं पा रहा पानी की बोतल, ये भाई खुलता कैसे है? अच्छा, ये ऐसे खुलेगा, वाह।
चलो, तो इतनी चीजों को आपको रीजनिंग में समझना होगा। ये पैटर्न है, रिटन एग्जाम निकालने के लिए ये आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है इन चीजों को समझना। सिलॉक से कोडिंग डिकोडिंग हो चाहे ऑर्डर रैंकिंग। अच्छा, ऑर्डर रैंकिंग एंड सीक्वेंस की अगर हम बात करें, तो अब ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस इन कंपैरिजन टू, अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें उनसे कंपैरिजन करें, तो अब सीक्वेंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑर्डर रैंकिंग के नहीं। सीक्वेंस का मतलब क्या, कुछ लोग दे देंगे, उनके सीक्वेंस में कंपैरिजन करेगा। जैसे आप बैंकिंग में जाओगे तो इसे कहते हैं कंपैरिजन बेस्ड पजल। यहाँ पे वो पजल टाइप नहीं आएगा, बस कंपैरिजन करेगा। जैसे 5 लोग हैं तो वो एज का डिफरेंस मतलब कंपैरिजन कर सकता है, उनकी इनकम का कर सकता है, उनके वेट का कर सकता है, उनकी हाइट का कर सकता है, उनके द्वारा जो मार्क्स मिले हैं एग्जाम्स में उनसे कंपैरिजन कर सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस में शैडो वाले क्वेश्चंस जो है उसमें आपको फोकस करना होगा और फैमिली ट्री पे ज्यादा फोकस करना होगा। ब्लड रिलेशन में आपको इंडिकेटिंग वाले पे आपको ध्यान देना होगा। हालांकि मैं इसका ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपसे कभी गलती नहीं होगी, आंख बंद करके भी सही ही करोगे आप। सीटिंग अरेंजमेंट है, तो इतनी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। आई होप कि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी या हुई होंगी। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चंस। मैंने जो थोड़ा बहुत हिंट किया था वो इसीलिए हिंट किया था कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आज मिलने वाले हैं। तो चलिए करके दिखाइए, जल्दी से, जल्दी से करके दिखाइए, जल्दी से फटाफट इसका आंसर करके दिखाइए। चलो, देखता हूं कौन आंसर देता है पहले। चलो, 32 इज द, देखो यहां पे हुआ क्या है। जैसे 4, 15, 48, 444 है, 4 से शुरू होकर 444 पे चला गया। ये नहीं लग रहा कि नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है। तो नंबर जब बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो वहां होता है फ्रॉक सीरीज। और फ्रॉक सीरीज में जब भी आपके सामने फ्रॉक सीरीज आए तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने गोल्फ खेल देखा होगा, खेला तो नहीं होगा क्योंकि हमारे रन से हमारे साल भर की इनकम जितनी होती है उससे ज्यादा की तो वो स्टिक आती होगी उसकी। आप देखोगे फिल्मों में जो विलेन होते हैं अक्सर विलेन वो गेम खेलते हैं, पहले बॉल को मारते हैं सब, वो होल के पास लगभग पहुंच जाती है। और जब होल के पास पहुंच जाती है तो धीरे से मार करके उसको उसमें होल में डाल देते हैं। यही होता है ना। तो ऐसे ही जब आप फ्रॉक सीरीज आपको मिले तो आप मल्टीप्लाई करोगे, लगभग देखो कितने गुना हो रहा है। और लेकिन उसमें भी एक खेल है। अब जब लगभग देखो कि कितने गुना हो रहा है तो हमेशा बड़े नंबर को लेना। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये 2 है और 5 दे दिया तो मेरे भाई आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि 2 गुना करके 1 जोड़ के 5 लाया गया है या फिर 3 गुना करके 1 घटा करके 5 लाया गया है। लेकिन बड़े नंबर के 2 गुना 3 गुना में अंतर डिफरेंस आ जाता है। तो देखो, जैसे 4 चौके 16 किया गया हो या क्या क्या नहीं पता, लेकिन अगर 15 से 48 पे जाओगे तो एक चीज आपको सीधा दिखेगी, 15 तियां 45 और 45 में 3 जोड़ के 48 हुआ है। ऐसे ही अब 4 है तो 4 का 3 गुना करके 3 जोड़ा गया है, 4 तियां 12, 12 तियां 15। अब आगे बात समझ में कि 3 टाइम्स करके 3 ऐड किया जा रहा है, 3 टाइम्स करके 3 ऐड किया जा रहा है। वैसे ही 48 है तो 48 का 3 टाइम्स करके 3 ऐड करो, 4 तिहाई 12 और 3 बटे 24, 120 और 24 हो गया 144। और 144 में 3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 147। 147 हमारा सही जवाब है। 147 हमारा सही जवाब है जो कि ए ऑप्शन है। आई होप आप सभी को अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसके लिए भी मैं उतना ही समय देता हूं जितना दिया था। चलो,
चलो देखो इसमें पूछा क्या है आपसे, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन देयर डिक्शनरी ऑर्डर। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलता है और एक को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलता है। यहां पर इसे बोला है डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो। देखो मेरे भाई, सब में सारे जितने वर्ड हैं सबकी शुरुआत एस से ही हुई है, तो इससे ये नहीं आपको पता चल रहा है कि कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा। लीव इट, छोड़ दो इसे। एस के बाद देखो ओ है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 15, आई है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 9, ओ जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 15, आई जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 9, एन जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 14। इनमें देखो सबसे छोटा जो होगा वही सबसे पहले होगा। डिक्शनरी में ऐसे ही तो होता है, ए से शुरू किया, फिर बी से शुरू किया, फिर सी से शुरू किया, ऐसे ही तो इनमें जो सबसे छोटा लेटर है उन्हीं से शुरुआत होगी। तो देखो सबसे छोटा आई, लेकिन आई भी दो जगह है, तो अब इन दोनों में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो जस्ट उसके बाद देखो आई, यहां एम है जिसकी प्लेस वैल्यू 13, यहां जी है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 7, यानी जाहिर सी बात है ये छोटा है, तो यानी 4 होगा तब 2 होगा, पहले 4 होगा, पहले 4 होगा तब 2 होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये 2 4 से है, खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब बताओ एग्जाम में जब हमें केवल 2 को देखने से ही आंसर मिल गया, तो क्या हमें जरूरत है सभी को चेक करने की? क्या हमें जरूरत है सभी को चेक करने की? जल्दी बताओ। नहीं है ना? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है। चलो चलिए, चलो टाइम सब। देखो कह रहा अमन स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हिज स्कूल, ही फर्स्ट रन 11 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। देखो जब भी आपको ईस्ट यानी पूरब की तरफ जाने की बात करेगा आप अपने राइट हैंड की तरफ जाओगे, और वेस्ट की तरफ जाने की बात करेगा तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाओगे। ईस्ट के लिए राइट हैंड साइड, वेस्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड। नॉर्थ जाने की बात करेगा तो देखो नॉर्थ को हिंदी में कहते हैं उत्तर, उत्तर में भी ऊ होता है और ऊपर में भी ऊ होता है, तो नॉर्थ यानी उत्तर जाने की बात करेगा तो ऊपर की तरफ जाओगे, और साउथ जाने की जब भी बात करेगा तो दक्षिण यानी नीचे की तरफ जाओगे, यानी यह नीचे की तरफ गया। और कितना गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वो 11 किलोमीटर नीचे की तरफ गया। ठीक, फिर देन ही टर्न टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहां से वो वेस्ट की तरफ गया तो अपने बाएं हाथ की तरफ आप जाओगे, और अंडर रूट 23 किलोमीटर वह गया। अंडर रूट 23 किलोमीटर वह गया। ठीक, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज अमन फ्रॉम हिज स्कूल नाउ। मतलब ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछने का मतलब देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कही जाती है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण कही जाती है। अब यहाँ पे आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, ये वाली भुजा 11, 11 का स्क्वायर करो, आधार कितना है अंडर रूट 23, अंडर रूट 23 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर 121 और
ये अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करोगे तो केवल 23 बच जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये हो गया 144। कॉन स्क्वायर बराबर 144। यहां देखो, कॉन स्क्वायर बराबर अगर 144 है तो कॉन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12। और दिशा की बात कर रहा है तो देखो, विद्यालय से दौड़ना, तो अमर अपने विद्यालय से अब किस दिशा में है, तो विद्यालय से, विद्यालय यहां है, यहां से वो किस दिशा में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट, 12 साउथ वेस्ट। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ। चलो चलो, इसका आंसर दो जल्दी से। चलो, और स्ट्रीट वेंडर पुश हिज कार 2 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। एक रेहड़ी वाला अपनी रेहड़ी को 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर धक्का देता है, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर धक्का देता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। तो देखो, पश्चिम की ओर गए थे तो अपने बाएं हाथ की तरफ, पूरब की तरफ जाओगे तो दाएं हाथ की तरफ, पूर्व की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है, 2.5 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, ऊपर की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर। मतलब वो जहां आया था ना, वो जहां आया था देखो, तो वो यहीं पर आ जाएगा, वह 2.5 किलोमीटर आया था तो 2.5 किलोमीटर ये। अब 1 किलोमीटर की दूरी, ये 1 किलोमीटर की दूरी ये हो गई, क्योंकि टोटल दूरी तो 2 किलोमीटर की ही तो थी, थोड़ा छोटा करें तो हाँ ठीक, टोटल दूरी जो है 2 किलोमीटर की। अब वो यहां पर है, अब वो यहां पर है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता और 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर वो यहां आ गया, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता और 2.5 किलोमीटर चलता है, एक रेडी वाला 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर धक्का दे, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, 2.5 किलोमीटर चलता है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कहां पर है, तो प्रारंभिक बिंदु यहां था, यहां से 1 किलोमीटर नीचे यानी दक्षिण की ओर होगा, 1 किलोमीटर साउथ, 1 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है, 1 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है। समझ गए? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ मेरे भाई, आगे बात समझ में? चलो चलो, इसको करो।
चलो, इसको इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के दो तरीका। एक तो मैं आपको कोड याद कराऊं, जो मैं आपको जब कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो मैं कोड याद कराऊंगा, या तो एकदम बेसिक तरीका है सीखने का इसका, ये समझो। जैसे 2013 है तो पहले लिखो आप 2000। 2000 आपने लिख दिया। अब आपको 13वें वर्ष में 15 तारीख तक जाना है, तो 15 से एक कम 14 लिखो। 2014 हो गया। अब 15वें वर्ष में आपको जाना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक ही जाना है ना, अगस्त तक ही जाना है हमें। अगस्त तक हमें 15 तारीख तक जाना है। अगस्त में हमें 15 तारीख तक जाना है। आ रही है बात समझ में? जल्दी बताओ। चलो देखो, ये 2000 जो है 400 का मल्टीपल है। ये 2000 जो है 400 का मल्टीपल है। तो 400 का जितना मल्टीपल होता है उसमें ऑड डे या एक्स्ट्रा डे जीरो होता है। ये ऑड डे या एक्स्ट्रा डेज क्या होता है पहले इसको समझो। जैसे आज दिन जो है शनिवार है, तारीख जो है 16 है। तो 16 में जब आप किसी भी तारीख में किसी भी डेट में जब आप चाहे 7 ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, सेम डे रिपीट होता है। सेम डे रिपीट होता है। लेकिन जैसे आपने 7 ऐड किया तो 16 है, तो 16 प्लस 7 23, 23 को भी सैटरडे ही होगा। अब 7 ना ऐड करके आप 8 ऐड जरा ऐड करो, तो 8 जो है वो 7 से 1 ज्यादा है ना। तो जब एक ज्यादा है तो जो दिन है उससे एक दिन ज्यादा होगा। 9 जोड़ो, 9 7 से 2 ज्यादा है ना, तो जो दिन आज है उससे 2 दिन ज्यादा आएगा, यानी कि सोमवार आएगा। तो ऑड डे एक्स्ट्रा डे जो होता है, जो 7 टोटल दिन में 7 से भाग देने पे जो रिमाइंडर या शेष फल आता है वही हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा या ऑड डे होता है। तो 2000 वर्षों में जीरो आएगा। अब ये जो 14 वर्ष हैं, इन 14 में कुछ लीप ईयर होंगे कुछ नॉन लीप ईयर होंगे। लीप ईयर वो वर्ष होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 2024, 24 डिविजिबल है, 28, 28 भी डिविजिबल है, 1924, 1948, तो 48 भी 4 से डिविजिबल है। तो इन 14 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे यह पता करने के लिए 14 में 4 से भाग दो। कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी 3 जो है लीप ईयर होंगे। और 3 अगर लीप ईयर होंगे तो 11 जो हैं वह नॉन लीप ईयर होंगे। एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं तो 3 दूना के 6, और इसमें 1 मिलते हैं तो 11। क्योंकि नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करो, 52 आपको सप्ताह वीक्स मिलेंगे और 2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 11 6 हो गया 17। अब हमें टोटल से मतलब नहीं है, हमें तो उससे मतलब है जो 7 से भाग देने पर शेष फल आते हैं। तो 17 में 7 से भाग दे दो, 7 दूना के 14। कितना शेष फल आया? 3। क्या ही मैं कर रहा हूं, 7 दूना के, उल्टा पलटा लिख रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों। क्या ही मास्टर बनेगा रे तू। देखो, 7 से भाग दो, 7 दूना के 14। कितना शेषफल आया? 3। यानी यहां पर हमें केवल 3 एक्स्ट्रा मिला, इसी से मतलब है। अब जनवरी 31 का महीना होता है, तो 31 में 7 से भाग दो, कितना शेषफल आएगा? 3। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2। तो देखो 3 3 6 3 9 2 11, और मई में 3, तो 3 2 5 3 8 3 11 3 14। 14 मिल गया, मतलब 7 का मल्टीपल, तो उसे खत्म कर दो, शहीद कर दो। फिर आ जाओ यहाँ पे, जून में 2 मिल जाएगा, 30 का महीना है, जुलाई 31 का 3, यहाँ पर 1 मिलेगा। कितना मिला हमें? 3 मिल गया, 3 2 5 1 6 मिल गया। 15 अगस्त 2013, तो 2000, यहां मैं 14 क्यों लिखा हूं? ओ शिट, यहां 14 नहीं होगा भाई मेरे, यहां तो लो, यहां 14 नहीं होगा, यहां 13 है ना, तो 12 होना चाहिए था ना। चलो 12 यहां लिखो। तो 12 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में हमें केवल 15 तारीख तक जाना है।
देखो 2012 है, 2012 खत्म हो गया तभी तो हम 13वें वर्ष में जाएंगे, और मैं 2014 खत्म करके 15वें वर्ष में जा रहा था, बोल भी रहा था। कई बार क्या होता है ना कि आप मेंटली रूप से जब थके होते हो तो आपका हाथ कुछ और लिख रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है, जबान कुछ और बोल रही होती है। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, समझेंगे आप लोग। अब ये 4 है, 4 में कुछ लीप ईयर होंगे, 4 12 में 4 से भाग दे दो, यहां सब गड़बड़ कर दिया। देखो 12 वर्ष है, तो 12 में जब आप 4 से भाग दो, देखो 3 जाएगा, 3 बार जाएगा। देखो 4 से जब भी आप भाग दोगे तो कोशिएंट यानी कि भागफल लिखोगे। तो 3 जो है लीप ईयर है, 3 लीप ईयर है। अगर 3 लीप ईयर हैं तो 9 ही हमारे नॉन लीप ईयर होंगे। एक लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, एक नॉन लीप ईयर में 1 से कर दो 9, तो 9 और 6 हो गया 15। 15 में 7 से भाग दोगे तो एक शेषफल आएगा, 3 दुना के 6, 9 1 9, 9 6 15। 15 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो एक शेषफल आएगा, जैसे वहां हमने 17 में दे दिया था। चलो ठीक। जनवरी 31 का महीना होता है 3, फरवरी 28 का महीना है 0, यहाँ पे 3, तो देखो 3 3 6 6 1 7, 7 का मल्टीपल मिल गया, हमने शहीद कर दिया। फिर अप्रैल 2, मई 3, जून 2, 2 3 5 5 2 7, ये भी खत्म। जुलाई में 3 मिल जाएगा। अगस्त 15 का 15, देखो 15 तारीख तक जाना है, जितने तारीख तक जाना है उसी को लेना होगा। तो 7 2 14 1, कितना मिला हमें 3 1 4, और 4 का मतलब देखो संडे का मतलब होता है 0, 7 आए तो 0, मंडे का मतलब 1, ट्यूसडे का मतलब 2, वेडनेसडे का मतलब 3, और थर्सडे का मतलब हो गया 4। तो 4 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे, इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। समझ गए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, आगे बात समझ में? उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी, किसी को कोई डाउट या दिक्कत नहीं होगा। इसको देखो एक और तरीके से हम कर सकते हैं, देखो, लेकिन इसमें ना आपको रटना पड़ेगा। 15 अगस्त 2013, 15 है, 15 में 7 से भाग दे दो, 7 दुना के 14, 7 से जब भी भाग दोगे तो जो शेषफल होगा उसी को लिखोगे 1। अगस्त की कोडिंग होती है 3। अब ये जो 13 है ना, ये जो 13 है, इसमें एक बार 4 से भाग दो, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, 3 लिखो। और इसी 13 में एक बार क्या करो आप, 7 से भाग दो, 7 एक कम 7, कितना शेषफल आया, 6 शेषफल आया। तो 4 से भाग दोगे तो भागफल लेते हो हमेशा, जिसे हम कोशियंट कहते हैं, जिसे हम कोशियंट कहते हैं, और ये शेषफल होता है जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यहां पर 6 लिखो। तो देखो 3 3 6 1 7, 7 का मल्टीपल एक खत्म कर दो, बचा कितना 6, शेषफल 6 बचा। अब देखो जब भी 2000 प्लस रहे ईयर, जैसे 2000 प्लस ही तो है, तो आपको करना क्या होता है, रिमाइंडर -1। रिमाइंडर कितना है 6, 6 में से 1 घटा दो, कितना हो गया 5 हो गया। अब इस कोड वाले तरीके में क्या होता है, संडे को 1 कंसीडर किया जाता है, इस वाले तरीके में मंडे को 2 कंसीडर किया जाता है, ट्यूसडे को 3 कंसीडर किया जाता है, वेडनेसडे को 4 कंसीडर किया जाता है, और थर्सडे को 5 कंसीडर किया जाता है। ये भी एक तरीका होता है। तो देखो इस तरीके से भी 5 आया ना, तो थर्सडे आ गया। यहां भी मेरे भाई 5 आया, 4 आया था तो यहां थर्सडे आ गया था। दोनों ही तरीकों से यहां पर थर्सडे ही आया है। तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो। चलो, चलिए, इसका आंसर आप लोगों को देना है। इसका आंसर, अच्छा ये वाले सवाल भी जो है ना, ये ऑड वन आउट ही है, जिसे क्लासिफिकेशन मैंने कहा था, ये उसी का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन।
देखो, आपके मन में आ सकता है कि देखो यहाँ पे मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, यहाँ पे उल्टा लग दिया गया है ये भी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है। कुत्ता सर्वाहारी होता है, ठीक है, कुत्ता मांस भी खाता है और आपके घर पे रोटी भी खाता है। खरगोश शाकाहारी होता है, हाँ ये बात भी सही है। गाय भी शाकाहारी होती है। बाघ मांसाहारी होता है, यह बात भी जानते हैं। यहाँ पे चाहे गाय की बात करो, चाहे खरगोश, चाहे कुत्ता, ये पालतू जानवर में आते हैं। लेकिन शेर नहीं पालतू जानवर में। तो वो अलग बात है कि एक मूवी आई थी फरिश्ते, सदाशिव आम्रपुरकर उसमें विलन बने थे, तो वो अपने घर में शेर पाला रहता है। कहता वो तो एक अंग्रेज आता है, उसको दिखाता है, कहता कि अच्छा, जिस चीज के लिए लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं, उस चीज के लिए अपने घर में शेर पाल रखा है। कहते जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ते पालते हैं, जो शेर होते हैं वो शेर पालते हैं। वो फिल्मों में अच्छा लगता है लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। तो ये जो है, ये अलग इसे हम मान सकते हैं, ये हम अलग इसे मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है पालतू जानवर नहीं है, जंगली जानवर है। इज दैट क्लियर? चलो चलो। चलो देखो, इसमें ऑड वन आउट आपको बताना है। एल की प्लेस वैल्यू 12, एम की 13, एच की 8। देखते हैं, 21, 22 और 19। एच की प्लेस वैल्यू है 8, आई की 9, एफ की 6। ठीक। 25, एक 26 और 23। अच्छा देखो यहां पर 22 बोल रहा हूं, 21 लिख रहा हूं। 21, 22 और 19। देखो यहां पे क्या हुआ है, 5 कम हुआ है। यहां पे क्या हुआ है, 3 कम हुआ है। यहां पर भी 3 कम हुआ है। यहां पर भी 3 कम हुआ है मतलब पहले ऑप्शन को छोड़कर, पहले ऑप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो देखो यहां भी 3 कम, यहां भी 3 कम, यहां भी 3 कम। इसी में केवल 5 कम हुआ है, यही अलग है। यहां पे गलत नहीं होता है, अलग होता है। अलग को हमें अपना आंसर कंसिडर करना होता है। तो यही हमारा आंसर होगा। चलो चल, आ गया एनालॉगी। मैंने कहा था ना कि एनालॉगी में क्या होता है कि नंबर जो है, थोड़ा सा नंबर एनालॉगी आपके लिए आसान इसलिए हो जाता है कि वहां पे आपके पास स्कोप है दिमाग लगाने का, और कहीं पर तो स्कोप ही नहीं है दिमाग लगाने का। चलो देखो, 256 हो चाहे 676 हो, कुछ नंबर जैसे आप क्या, जैसे हमारे यहाँ कथा हवन पूजन होता है तो हमारे यहाँ वहाँ पे गंगा जल जो बड़ा आवश्यक होता है ना, उसी प्रकार जब वो कंपटीशन की तैयारी में जाते हैं तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है स्क्वायर और क्यूब याद करना। अगर स्क्वायर याद है तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? देखो 256 जो है ये 16 का स्क्वायर है, और 676 जो है ये 26 का स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर ये 13 है, यानी कि 16 जिसका यह स्क्वायर है उसमें से 3 घटाकर 13 लिखा गया है। वैसे ही 26 जिसका यह स्क्वायर है, उसमें से अगर 3 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 23 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलो
देखो, ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि z इंटू वाई मीन्स z इज द डॉटर ऑफ y, z प्लस वाई मीन्स z इज द हस्बैंड ऑफ y, z माइनस वाई मीन्स z इज द सिस्टर ऑफ y। तो आर क्यू का इसमें ये इक्वेशन दिया, इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो आर प्लस का मतलब क्या है? z इज द हस्बैंड ऑफ y। आर जो है हस्बैंड है किसके? पी के। माइनस का मतलब क्या है? z इज द सिस्टर ऑफ y, p इज द सिस्टर ऑफ o, p इज द सिस्टर ऑफ o। फिर इनटू का मतलब z इज द डॉटर ऑफ y, o इज द डॉटर ऑफ q, o इज द डॉटर ऑफ q। अच्छा, o q की डॉटर है पर q इसका क्या है ये हमें नहीं पता है। तो इसमें कौन सा सी? r q का साला है गलत, r p का चाचा है गलत, आर ओ का जीजा है। हाँ, ये बात सही है, आर ओ का जीजा इसलिए है क्योंकि ओ की बहन का पति है, ओ की बहन का पति है। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। और इसे मैं देता हूं आप लोगों के लिए आज का होमवर्क, इसे मैं देता हूं आप लोगों के लिए आज का होमवर्क। सभी लोग इस होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और हम मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और होमवर्क का आंसर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, जय हिंद।